एवरीवन, मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके साथ केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवीजन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए, बड़ी छोटी छोटी बारीकियों से क्वेश्चन किए जाएंगे। ओके, जिसमें सबसे पहला एएमयू है। एएमयू क्या होता है बच्चा लोग? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन आइसो 12/12। ये हो गए किताबों वाले फॉर्मूले, और जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा वो है मास 1 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन या मास ऑफ 1 प्रोटॉन। इसी से मैक्सिमम यस दिशांक, मैं जल्दी जल्दी इसको निपटाता हूं, बहुत जल्द। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। 1 AMU ये तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आते हैं बाद में। सबसे पहले आता है फॉर्मूले आते हैं बाद में, सबसे पहले साइंस आता है, और साइंस ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटिव एटॉमिक मास कितने लोगों को एकदम क्लियर है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? किसी एटम के रिस्पेक्ट में, और किसके रिस्पेक्ट में? कार्बन 12। So mass of any atom divided by mass of 1 AMU। ओके, और ये रिलेशन याद रखिएगा बच्चा लोग। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। इसका यूनिट नहीं होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का, याद रखना। ओके, ये एक शॉर्ट में मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिएगा, अगर कोई एलिमेंट है कार्बन 12, अगर पूछेगा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, सिर्फ 12। एटॉमिक मास क्या है? 12 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम, यानी ये 1 मोल का है। ये रिलेशन याद कीजिएगा। कार्तिक चौधरी, बहुत क्विक और बहुत ही फास्ट स्पीड से मैं फॉर्मूले सारे ही वाइंड अप करने जा रहा हूं, और ये रिलेशन याद रखना। रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, एटॉमिक मास इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एटॉमिक 1 AMU। ये कितने लोगों को आता था? AMU इंटू Na इज अप्रोक्सीमेटली 1, और ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये वाला पॉइंट इसलिए था कि कई लोग छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं। बच्चे लोग, ये किसको नहीं पता? मोल के 3 डायरेक्शन है। ओके, मोल के 3 डायरेक्शन है। एक है मास से कनेक्शन, एक है नंबर से कनेक्शन, एक है वॉल्यूम से कनेक्शन। ओके, ये हर बच्चे को आता है। ठीक है, एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड करना नंबर को, फिर है वॉल्यूम है 10 TP तो 22.4 से डिवाइड करना, और मोलर मास से डिवाइड करना। क्या इन तीनों रिलेशन में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये सब के सब यहां पर लिखे हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट थिंग यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वन, ये नोट करना, जनरली वेपर डेंसिटी लोग रट जाते हैं मोलर मास बाय 2, बट एक्चुअली क्या होता है? वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग? डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। कई बार एग्जाम में वेपर डेंसिटी डायरेक्ट लिख दिया जाता था तो बच्चे बना लेते थे, बट एक बार क्या हुआ, एग्जाम में इंफॉर्मेशन दिया गया कि डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस इज दिस, और बच्चे फंस गए, उसे समझ नहीं पाए। जनरली 22.4 लेते हैं एनटीपी पर, एचटीपी लेना चाहिए 22.7, बट हमारी किताबों में जो भी क्वेश्चन है ओके, वो एनटीपी एचटीपी को 1 कह के बना दिया गया है, क्योंकि दोनों में अंतर ज्यादा नहीं है। ओके, इज इट क्लियर? वी आर जी इनक्रेडिबल इंडिया। ये सब क्वेश्चन लास्ट में एक बार कर लीजिएगा। आगे बढ़े एवरीवन। चलिए, ये डन है सबको। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये कई बच्चे को मैंने इसमें गलती करते देखा है। वेपर डेंसिटी रटा होता है, बट उनको डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस नहीं पता होता है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा स्पेसिफिक डेंसिटी, ये क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी सबस्टेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, रिमेंबर। उसी तरीके से गैसियस के लिए ये होता है, याद रखना। चलिए आगे करते हैं। मैं बहुत लंबा सेशन नहीं लूंगा, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट के फंडे याद रखना। लिमिटिंग रिएजेंट के मैं एक ही 5 सेकंड में इसको खत्म करने जा रहा हूं। देखो, ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, बहुत दिल से देखना। अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, पहले इसमें आ जाओ। इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है कोफिशिएंट, और इसका गिवन मोल दिया हुआ है, इसका गिवन मोल दिया हुआ है 6:4। ओके, यानी 3:2। ये गिवन मोल है बच्चा लोग। ठीक है, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका रेशियो है 1:2, और मोल रेशियो है 3:2। जब दोनों इक्वल नहीं होगा तो एक ना एक बचेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी भी सबस्टेंस का डेंसिटी विथ रिलेटिव टू वाटर। ओके विराट कोहली, एट 4 डिग्री। इज इट क्लियर?
तो बच्चा लोग जब ये रेशियो इसके गिवन मोल के रेशियो से नहीं मैच करेगा, इसका मतलब है कि एक ना एक लिमिटिंग होगा और एक ना एक एक्सेस होगा। जैसे इस केस में देखो, गिवन मोल का रेशियो क्या है 1:2, कोएफिशिएंट का रेशियो भी क्या है 1:2। जब दोनों इक्वल होगा, दोनों लिमिटिंग होगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये अगला प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है हाउ कैन बी आइडेंटिफाई? बहुत इजी है भाई, मन में कैलकुलेशन करना है। देखो यहां पे आ जाओ, लिमिटिंग यहां होगा, गिवन मोल क्या है 6, कोएफिशिएंट क्या है 1, गिवन मोल क्या है 4, कोएफिशिएंट क्या है 2। जिसका रेशियो छोटा होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज फिनिश। ओके, अगले पे आते, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। मोलारिटी किसी को सिखाने की जरूरत है? मोलारिटी, मोलालिटी, किसी को सिखाने की जरूरत है? बताना, क्योंकि अगर मैं ये सिखाने की आज कोशिश करूं, इसका मतलब है मैं आपको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, टाइम बर्बाद कर रहा हूं। एवरीवन नो व्हाट इज मोलालिटी एंड मोलारिटी, ये सब लोग पढ़ सकता है, ठीक है, और हर जगह लिखा हुआ होगा, इसीलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाने जा रहा, ठीक है। और ये रहा परसेंटेज का फॉर्मूला, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, ठीक है। आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बहुत दिल से देखना, मैं उन एरियाज पे आ रहा हूं जहां पे प्रॉब्लमेटिक होगा और जहां पे इसकी मदद से आपके फॉर्मूले क्वेश्चन जल्दी बनेंगे, ठीक है। बच्चे लोग ये फॉर्मूला कई लोग भूल जाते हैं। आपने पुराने जमाने में देखा होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। बताता हूं पीपीएम क्या है। पीपीएम तो और आसान है यार, पीपीएम और आसान है। किसी भी वेट ऑफ सबस्टांस ले लो और वेट ऑफ सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, और 100 की जगह 10⁶ कर दो। यू गाइज आर बेस्ट इन मैथ, हाँ, ये दिस आर वेरी इजी एक्चुअली। ओके बच्चा लोग, अगर ये पुराना अप्रोच था, अगर किसी एटम का एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो उसका अप्रोक्सीमेट रेडियस क्या होगा, साइज। कितने बच्चों को यह फॉर्मूला आता था बताइए? R0 इंटू A⁴ इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। विराट कोहली, लास्ट में आपको जो मर्जी होगा पूछते रहिएगा। पहले बेसिक पे आ जाए। ए क्या है, मास नंबर, आर क्या है, रेडियस, और R0 क्या है, जनरली कांस्टेंट होता है। आप इसका वैल्यू इस रेंज में आता है। इज इट क्लियर? फिजिक्स में भी है, बहुत बढ़िया। और इससे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, बहुत बढ़िया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे भैया जिसे कुछ नहीं आता, फोटो इलेक्ट्रिक आता है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन को थैंक यू बोलना। फोटो इलेक्ट्रिक कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बट उनका मैथ इतना बढ़िया दिया है उन्होंने कि हमें लगता है कि मेरा सबसे बेस्ट एरिया है। ओके बच्चा लोग, क्या होता है इंसिडेंट, ये रहा मेटल सरफेस, ये रहा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ओके, ये रहा इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, और ये रहा इसका वर्क फंक्शन। यू गाइज आर बेस्ट इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो क्या करोगे बच्चा लोग, ये है इनकमिंग एनर्जी, ये दो जगह खर्च हुआ, एक वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी देने में। हो गया यार, एनर्जी को बोलते हुए एच म्यू, वर्क नोट को बोलते हुए एच म्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वन ऑफ द, ये वो फॉर्मूला है, ये वो फॉर्मूला है जो एल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलाया। ओके, और आपको भी साइंस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। इज इट क्लियर विराट? चलिए नेक्स्ट नोट कर लेना, ठीक है। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.529 n²/z। यूनिट में गलती मत करना, ये तीनों बड़ी काम की चीज है, ध्यान से नोट करना। वेलोसिटी क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁶ z/n। और बच्चे लोग, कई लोग इसको सेंटीमीटर पर सेकंड समझ लेते हैं, ये गलती मत करना। इज इट क्लियर? अच्छा, एक न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको घूमने में कितना टाइम लगेगा? बचपन से यही तो आता था, दूरी बटा चाल, याद है हिंदी में पढ़ते थे, समय इक्वल टू क्या होता था, दूरी बटा चाल। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया उसका वेलोसिटी 2πr। पाई पता, आर पता है, पुट कर देना, मजे में आ जाएगा। और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर दौड़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/t यानी v/2πr। और इस पे आईटी ने मस्त क्वेश्चन किया है। इज इट क्लियर? और एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, यूनिट शुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये रिलेशन कभी मत भूलना। तो एक ही पेज में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लिख दिए। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बट ये याद रखना ये बड़े काम की चीज है, क्योंकि एनर्जी तो सबको याद ही रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और बच्चा लोग, ये रेशियो आईटी ऑलरेडी पूछ चुका है,
कि इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो होता है दो अलग अलग यूनिट में सेल में, वो अपने सेल का 1/n का क्यूब होता है। सबको पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ये आईआईटी ऑलरेडी पूछ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर विनय? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। ये कुछ नहीं है भैया, आप मैथ के स्टूडेंट हो, क्या आपसे कोई मजाक करेगा? ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी पुट करो, रेडियस पुट करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, आपको कोई थोड़े बेवकूफ बना पाएगा यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेव नंबर, ये फॉर्मूला पता है, जिसे कुछ नहीं आता ये फॉर्मूला जरूर आता होगा। 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये याद रखना, ये जो रेडबर कांस्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो एक्चुअली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई HC होता है। एंड यू नो EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, तो उससे कन्वर्जन से ही आता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट इतना होता है। ओके, कल के डेट में आपसे पूछा जा सकता है R इंटू HC क्या होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा लोग? इज इट क्लियर बताइएगा। और कल भी मैंने क्वेश्चन दिया था, बहुत बच्चे गलत किए थे। अगर कोई सेल है, आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो डिफरेंट कितने तरह के वो वेवलेंथ को एमिट करेगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बहुत लोग n इंटू n माइनस 1/2 रट जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, मान लो 7th स्टेट से 2nd स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो आप इसको मानना दिस इज n2 एंड दिस इज n1, सो n2 माइनस n1 इक्वल टू डेल्टा n। ओके, एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स। जल्दी से 100 लाइक कर दीजिए एवरीवन। गोला एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो मान लो ये n इक्वल टू 7 है, ये n इक्वल टू 3 है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांजिट हुआ तो डिफरेंट कितने तरह के अलग अलग फोटोन्स निकलेंगे। तो कई बच्चा ये फॉर्मूला लगाता है, ये गलत है। आप ऐसे निकालोगे 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा 4 इंटू 5/2 यानी कि 10। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस, ये फॉर्मूला रखिएगा याद, ये कभी धोखा नहीं देगा। ये सिर्फ होता है उसके लिए जो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजेक्शन होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। बाकी तो आप खुद महान हो ही, मैं उसमें क्या आपको बोलूं। ठीक है भैया, डी ब्रॉयल वेवलेंथ, इस पे जम के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, देख लो कैसे। लेमडा इक्वल टू H/mv पूरी दुनिया को याद है, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितने बच्चों को याद है? H/√2 इंटू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इंटू QV। ये होता है जब पोटेंशियल एनर्जी दिया रहे, और ये होता है जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहे। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर अल्फा पार्टिकल हो तो यहाँ पे Q ऑफ अल्फा आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा आ जाएगा, एंड V उसका चार्ज है। ठीक है, और बच्चे लोग अगर इलेक्ट्रॉन के लिए, आप देखो स्मार्ट लोग हो, आप ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, H की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू यहां से आ जाएगा। इज इट ओके? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला, ये बड़ा मजेदार है, ये बहुत ही मजेदार है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस जमाने के सबसे खतरनाक इंसान। तो हर बच्चे को ये रिश्ता पता है, कौन सा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। और क्या पता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। कितने लोगों ने ये लाइफ में आज पहली बार देखा है बताइएगा? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। एक्चुअली दिस इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके, और ये रट्टेबाजी नहीं है, ये पूरा प्रूफ है इसका। ओके, आप चाहो तो कर सकता हूं, बट अभी मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। Okay, so one of the most brilliant student person of that time. Okay, आकाश चवन, दक्ष गुप्ता, हर्षित नंदा, okay, देव, विनय, गोला, everyone. ठीक है ना? Is it clear? Is it clear? मैं बहुत ज्यादा जानबूझकर हर चीज नहीं लिख रहा हूं यहां पर। ओके, देव यादव, डन। चलिए, हाँ प्रूफ नहीं कर रहा, और इसको याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल, ये होता है फॉर्मूला। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है फॉर्मूला। और इस पे जम के क्वेश्चन आया है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम पे। और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π
और ये क्या होता है H/2 इंटू L+1। एनी डाउट? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों पे आया है, ये है ऑर्बिट और ये है ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? कहने को तो फिर ऐसा है कि मैं 2 घंटा एटॉमिक के फॉर्मूले पढ़ाऊं, बट वो टाइम वेस्ट करना मैं आज बिल्कुल नहीं चाहता हूं। अगर आप कमेंट करोगे बाद में तो मैं और भी कई सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ऑलरेडी 20 से 25 मिनट हो चुका है। कृष्णा गुड मॉर्निंग, हर्षित नदा क्लियर। चलिए अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है? केमिकल इक्विलिब्रियम का प्राइम कंडीशन क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, RF इक्वल टू RB। डन, RF इक्वल टू RB। सेकेंड, ये बच्चा बहुत गलत करता है, जरा पूछो तो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रिएक्शन है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट, एंड यू गाइज आर बेस्ट इन मैथमेटिक्स। एनी कांस्टेंट स्पीशीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। सो बच्चा लोग, व्हाट इज द सेकेंडरी? इक्वल ना इक्वल की बात ही नहीं है, कंसंट्रेशन शुड बी कांस्टेंट। तो बच्चा लोग, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। अगर अगर इसको मैं मैथमेटिक्स में बात करूं, सो dC/dt इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम। इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बिना, अगर किसी को कोई समस्या रह जाए तो बाद में मुझे कमेंट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? रिवाइज प्लीज एक्सप्लेन। कुमार सौम्य, क्या रिवाइज कर दूं? देखो, अगर ये आपने कहा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर गया है, तो प्राइम कंडीशन क्या है? RF शुड बी इक्वल टू RB। एंड व्हाट इज द सेकेंडरी कंडीशन? कंसंट्रेशन जितना है उतना पे रुक जाए, 10 मोल तो 10 ही रह जाए, 20 तो 20 ही रह जाए, यानी उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। ओके, इक्वल होगा कि नहीं होगा मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ओके डन। सेकेंड पार्ट बताओ, ये किसको नहीं आता है? अगर मैं जहां जहां मार्क करूंगा उसको नोट डाउन कर लेना, वरना फर्जी फार्मूले के चक्कर में मत पड़ना। देखो, अगर ये रिएक्शन है तो बच्चा लोग याद रखना, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? RF इक्वल टू RB। जब दोनों को इक्वेट करोगे यू विल गेट दिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं है पता है तो आपका भविष्य अंधेरे में है, ठीक है? KC इक्वल टू KF/KB। IIT ने अपने एडवांस में या अपने मेंस में घुमा घुमा कर क्वेश्चन दिया है। इज इट क्लियर? तो ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? इसलिए मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बट ये इसका टाइम आपको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहां पर ले आया। अगर आपको जरूरत और पड़ेगी तो कमेंट कर देना, मैं एक क्लास और ले लूंगा आगे जाकर, ठीक है? जहां पे चैप्टर को ब्रीफ करूंगा। ओके, इज इट ओके? बहुत बढ़िया, इसको देख लेना। और बच्चा लोग कितने तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं? एक कंसंट्रेशन, एक प्रेशर और एक मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कम यूज होता है। ओके, केपी और केसी का रिलेशन ये होता है। डेल्टा एन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, उसमें भी सिर्फ गैस का। ओके, और ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन मोल फ्रैक्शन, और इनके बीच ये रिलेशन होता है, ठीक है? नोट डाउन कर लेना। हालांकि इसका यूज कम होता है, बट हो सकता है आ जाए तो काहे चांस लेंगे। और दूसरा, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चा लोग, राउल्स लॉ एक्सप्लेन, हाँ आर्मी आगे राउल्स लॉ आएगा, सॉल्यूशन में मैं करूंगा। बच्चा लोग, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। हालांकि ये हम मासूम लोगों के लिए है, हायर लेवल पे इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि अगर यूनिट होगा तो आप लॉग निकाल ही नहीं पाओगे। खैर आगे देखेंगे इसका, ठीक है? यूनिटरी अलग चीज होती है, बट हम जैसे साधारण लोगों के लिए दिस इज मोर देन एनफ। सो लेट्स मूव फर्दर। आपने एक टर्म सुना होगा, रिएक्शन कॉसेंट। क्या सुना होगा? रिएक्शन कॉसेंट। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे चला गया है, उस वक्त इसके एक रेशियो को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, बट मेरा मन 10 मिनट में इक्विलिब्रियम जाता है, मैं 5वें मिनट में निकालूंगा, ठीक है? मेरा मन मैं एक घंटे के बाद निकालूंगा, कोई रोक लेगा क्या? तो the same mathematical expression at any interval of time is called reaction constant, and it will give you the direction of equilibrium, okay, direction of reaction। तो बच्चा लोग, आपको पता है किसी का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। am I right? So equilibrium constant only depend upon temperature, everyone know। तो अगर Q निकाला और वो बड़ा आ गया किससे? QC से, इसका मतलब Q बड़ा आ गया मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, तो रिएक्टेंट किधर को जाएगा? बैकवर्ड। अगर छोटा आ गया तो किधर जाएगा? फॉरवर्ड। और दोनों इक्वल आ गया तो क्या आएगा?
दोनों बराबर। ओके, प्लीज विनय, मैं हिंदी ही तो बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए गोला, सब करेंगे। डन अप टू दिस पॉइंट। एनी इशू? चलिए, चलो ये बहुत तसल्ली से देखना, मेंस में जम के क्वेश्चन आता है इससे। कैसे देखिएगा बच्चा, अगर ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, आप मैथ के स्टूडेंट हो, दोनों को जोड़ दो, ये बी और बी कैंसिल हो गया, ए गिव्स सी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था, तो इसका क्या हो जाएगा K1 इंटू K2। और जम के क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। ओके, जम के क्वेश्चन आपके मेंस में इससे आया हुआ है। डन, इज इट क्लियर? दूसरा, अगर कोई रिएक्शन ऐसा है, इसको रिवर्स कर दिया, तो इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, तो इसका 1/K1 हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। ओके, अरे गोला, मैं पर्सनल ट्यूशन दो, आप लोग कैसे बात, अच्छा छोड़ के चलो ऑर्गेनिक पे। चलिए, तीसरी बात, अगर ये कोई रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, अगर आपने इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जितने से मल्टीप्लाई किया वो उसके पावर में चला जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, विमर शर्मा, डन अप टू दिस सेगमेंट। एनी मेजर इशू? अप टू दिस सेगमेंट एनी मेजर इशू? चलिए, कोई इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखना। सो के डिपेंड अपॉन द स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शंस। ओके, इज इट क्लियर? 3 से मल्टीप्लाई करेगा, क्यूब हो जाएगा। मैं आपसे, हाँ शिवम अग्रहरि, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अच्छा, ली चैटलियर प्रिंसिपल कितने लोगों, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, दुनिया में कभी भी आपसे गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा। कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है? ओके, अरे टीडी एक बार रुको बच्चा, रुको, इतना ज्यादा जजमेंटल क्यों होते हो? कोई ऑर्गेनिक जा रहा है, कोई, रुक जाओ, क्या 4 घंटे की क्लास करोगे मेरी? देखो मैं कितना फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट वेट। ओके बच्चा लोग, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ये सबको पता है, अगर रिएक्टेंट डालोगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें मैं टाइम नहीं दूंगा, ठीक है, इसमें आ जाओ। ठीक है बच्चा लोग, कितने लोगों को इश्यू होता है? मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं, जबरदस्त। आयनिक और केमिकल में दिक्कत अभी आयनिक आ रहा है, डोंट वरी। देखो बच्चा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एक पढ़ाता हूं, सब अपने आप सोल्व हो जाएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे देख रहे होंगे, देखना। सर मेरे आधार कार्ड में कोई परेशानी नहीं होगी, आई एम वेरी, नहीं कोई फोटो वोटो बहुत छोटी चीज है। चलिए बच्चा लोग, आप सबको पता है ना कि नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, बस इतना याद रखना। अब बहुत तसल्ली से सुनना, एक बताऊंगा सब खत्म, वॉल्यूम तॉल्यूम इनर्ट फिनर्ट सब खत्म, जस्ट वेट। देखो, अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका डेल्टा एन 0 है, जैसे आप देखना H2 प्लस I2 इट विल गिव 2HI, सब गैस है, इसका डेल्टा एन क्या है 0। ऐसे केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगला मजा आ जाएगा, बताता हूं नो वन, बड़ी जल्दी है सबको। इस केस में डेल्टा एन क्या है? देखो डेल्टा एन है इसमें 1 प्लस 1 माइनस 1, ओके 1 ग्रेटर देन। ऐसे में क्या होगा, तसल्ली से सुनना। अगर प्रेशर को सपोज इधर में कितना मोल है, 1 प्लस 1 2 मोल, और इधर में कितना मोल है 1 मोल रिएक्टेंट साइड, तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर भागेगा जिधर मोल कम है, और जब प्रेशर घटाओगे तो रिएक्शन उधर भागेगा जिधर मोल ज्यादा है। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। तो देखो, प्रेशर घटाए तो मोल इधर ज्यादा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रेशर बढ़ाए तो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, बस इतना याद रखना। एनी प्रॉब्लम? ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस सेगमेंट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने क्या बोला, बस एक चीज याद रखना, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर मोल कम, और प्रेशर घटाओगे तो उधर जाएगा जिधर मोल ज्यादा, सिर्फ गैस के लिए। ठीक है, डन हो गया। अब यहां आ जाओ, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें डेल्टा एन क्या है, माइनस में, क्या है -2 है, तो इसका रिएक्शन अब पलट जाएगा। देखो, अब इसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, सॉरी प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल कम की तरफ जाएगा, और प्रेशर घटाओगे तो मोल ज्यादा की तरफ जाएगा। बस हो गया। इज इट क्लियर? कितना आसान है बताइए। अब देखो, इसी को रिवर्स कर देना हर चीज में। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, प्रेशर वाले में किसी को डाउट है एक बार पूछ लो। इसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप करके आयनिक में इंटर करेंगे, एकदम सुपर स्पीड में खत्म कर दूंगा अगले 15 मिनट में वाइंड अप। ठीक है, अगले 15 मिनट में खत्म, सो डोंट वरी, समय आपकी बड़ी कीमत है। ये क्लियर एवरीवन? फास्ट बताओ जल्दी। यस देखो बच्चा लोग,
अब देखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम आता है फर्जी, देखो कैसे। अब प्रेशर वाला याद है ना कि प्रेशर ज्यादा तो मोल कम की तरफ जाएगा। याद कर, आपको एक बोला अच्छा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अच्छा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो याद रखना अगर ऐसे रिएक्शन में आ जाओ जहां डेल्टा एन प्रेशर बढ़ाएंगे तो मन ही मन सोचना है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाए तो प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर घटने वाला आंसर क्या होता, जिधर मोल ज्यादा होता। तो बच्चा लोग डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो कब होता है, जब प्रोडक्ट में मोल ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अब प्रेशर घटेगा तो किधर जाएगा, जिधर मोल ज्यादा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। लो हो गया फर्जी, सिर्फ प्रेशर पढ़े वॉल्यूम आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो प्रेशर को आपने वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर घटा, तो ऐसा रिएक्शन जहां डेल्टा एन लेस देन जीरो है तो कम किधर को है, बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड चला गया, और डेल्टा एन जीरो नो। इज इट क्लियर? So this is the furziest. Okay. So Swami, very good. Okay. आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। और फिर इनर्ट गैस का बड़ा सुंदर कोई है, इसको कई लोग गलत जानते हैं। यस, उल्टा नहीं हो जाएगा, आप बस देख लेना। अच्छा वॉल्यूम कम तो मन ही मन लिखना मत कॉपी पे, नहीं तो एग्जामिनर सीख जाएगा। वॉल्यूम कम तो मन ही सोचना प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो उधर जाएगा जिधर मोल कम, हो गया खत्म कहानी। ठीक है, इनर्ट गैस में आ जाओ। जनरली बच्चा इनर्ट गैस का नहीं जानता है, वो सिर्फ इसको जानता है। इनर्ट गैस जनरली बच्चे सोचते हैं कि इनर्ट गैस के एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक सोचते हो, बट वो सिर्फ होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स सी बच्चा लोग, ये कोई रिएक्शन है, सपोज एट इक्विलिब्रियम इसका A1 मोल है, इसका B1 मोल है, ये रुका हुआ है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपने हीलियम ऐड कर दिया तो ना इससे रिएक्शन करेगा ना इससे करेगा, तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या है A1/V और इसका क्या है V1/V। कोई बदला नहीं, तो कैसे बदलेगा, नहीं, इसीलिए इनमें कोई चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है। बट अगर इनर्ट गैस का एडिशन आप कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो बदलेगा। कितने लोगों को नहीं आता था, तसल्ली से सुनना, बट आपको इसका आंसर आता है क्योंकि मैं सिखा दिया हूं। देखो कैसे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है भाई, और अब एक डब्बा है वो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना है, और कह रहे हो कि हीलियम डाल दो, हीलियम डालोगे तो मोल बढ़ेगा, अब मोल बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो हमको क्या करना होगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और ऊपर से इनर्ट गैस में घुसेड़ना है, तो इसका मतलब है कि हमें वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा टू मेंटेन द प्रेशर। अब तो आता है आपको आंसर, वॉल्यूम बढ़ गया, मन ही मन आंखें को मचकाना है और सोचना है अच्छा वॉल्यूम बढ़ गया तो अब उधर जाएगा, तो प्रेशर कम गया, अब प्रेशर कम गया तो उधर जाएगा जिधर मोल ज्यादा। अब देखो डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम बढ़ा यानी प्रेशर कमा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन। था ना फर्जी? कैसा लगा, कैसा लगा? एक तीर से दो शिकार सुना था, आज 1 से 3 शिकार किया। इज इट क्लियर? तो एक ही प्रेशर क्लियर, सब क्लियर, बाकी टेम्परेचर तो आपको आता ही है। ठीक है, डन। अब देखो इससे भी स्पीड में मैं, आपकी टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इज इट ओके? तो बच्चा लोग ये भी आपको मैंने सिखा दिया। अब इसमें आते हैं, टेम्परेचर क्या होता है भैया, ये तो बहुत फर्जी है ये। ठीक है, ये तो बहुत फर्जी है। देखिए कैसे, मान लो टेम्परेचर का फिक्स रूल नहीं है। ओके, अरे मोहम्मद इमरान बड़ी चिंता करते हो, जब तक पढ़ रहे करो ना। ठीक है, अच्छा फार्मूला और गिनिक में क्या कराऊंगा, नंबर ऑफ आइसोमर के? अरे रुको तो सही, कोई एक रिएक्शन है जो ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, लेस देन जीरो, ये खुद हीट रिलीज कर रहा है। प्रेस दुर्गेश, आप नए आए हो यार। अब बच्चा लोग, आप पता है आप बाद में, आप नए आए हो अभी, मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं। दुर्गेश ये आपका पहला कमेंट है। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, अगर कोई रिएक्शन ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके, तो अगर आप बाहर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर एक्सोथर्मिक में तो डिक्रीज करेगा, तो घटिया बात है, तो बैकवर्ड जाने लगेगा, और बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, सॉरी घटाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा। और एंडोथर्मिक है, मतलब उसको एनर्जी देना पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड, घटाओगे बैकवर्ड, दुनिया का सबसे आसान चीज है। ओके दुर्गेश, दुर्गेश मैं हर बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, मुझे पता है ये आपका पहला कमेंट था। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आयनिक में। आयनिक पूरा चैप्टर पीएच का खेल है।
आपको पीएच कैलकुलेट करने आना चाहिए, बट जितना ये बोलने में लग रहा है उतना आसान है ही नहीं। कम से कम 8-10 केस है। गोला जी स्वप्ना, ओके ठीक है। देखो पहले पीएच ऑफ वीक एसिड एंड बेस, ये फॉर्मूला है वीक एसिड का और ये फॉर्मूला है वीक बेस का, और वो भी तब जब आप 1 माइनस अल्फा को 1 ट्रीट करते हो। ठीक है, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है? सो अगर कोई लाइक बेस है CH3COH, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब अल्फा की वैल्यू 5% से कम हो। हालांकि मेंस में इससे ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनी दिक्कत? आइए दूसरा। बच्चा लोग अब मिक्स करोगे वीक एसिड और वीक बेस को, तब क्या होगा? ठीक है, तो बच्चे लोग सपोज 2 एसिड को आपने मिक्स कर दिया, H एंड HB, इसका K1 है, इसका K2 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो इसका H+ ये हो जाएगा, अब बाकी तो आप समझदार हो ही पीएच। ओके, नहीं तो यह सम्यक, नहीं तो रूट बताना पड़ेगा और एडवांस का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसी तरह से 2 बेस मिला दोगे तो ये आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्या है अगला? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ओके, और ये जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हो। ठीक है बच्चा लोग, बहुत दिल से देखना। अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच 7 से ज्यादा होगा हमेशा, इसीलिए KH की वैल्यू ये होगी, H की वैल्यू ये होगी, और फॉर्मूला हमेशा 7+ समथिंग आएगा, 7+, क्योंकि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pKw क्या होता है? 14। एनी डाउट इन दिस? ओके हर्षित, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कुछ ऐसा होगा। ओके, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 से नीचे होगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे। उसके बाद वीक एसिड एंड वीक बेस, ये फॉर्मूला होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। दीपक बड़ा पैसेंस। अच्छा दीपक, आप एक दिल से सोचो, अगर मैं आपको सीरियस ले लूं अभी, छोड़ के चले हाइब्रिडाइजेशन। ओके, पीएच 7। बच्चा लोग याद रखना, ये सिर्फ 25 डिग्री पे है, इसका पीएच होता है pKw/2। ओके, ये 7 मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि न्यूट्रल पीएच 7 सिर्फ 25 डिग्री पे होता है। यस, और जरा सा टेम्परेचर बदला, ये बन गया एडवांस का क्वेश्चन। डन। तो अभी तक कैसा लग रहा है? दूसरा बफर का। ठीक है, ये बफर का फॉर्मूला हो गया, एसिडिक बफर। इसको आप कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हो, इसको कॉन्जुगेट एसिड भी कह सकते हो। सो दिस इज एसिडिक बफर, दिस इज बेसिक बफर। एनी डाउट? देखो आज फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन बाय चेंज इन पीएच। एनी डाउट? इज इट ओके विनय? नील राज, मैं डिफिनेशन में जाऊंगा तो 1 घंटा 6 घंटे का होगा, और मैं कतई ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि 1 शॉट के नाम पर मैं आपके 18 घंटे खा जाऊं। ठीक है, ये देश के नाम पे गुनाह होगा, मैं ये कभी नहीं करूंगा। होगा हिरतेश 90 देखो, वाटर का ऑटो डिसोसिएशन H+ और OH- होता है। KW क्या होता है? H। आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ये एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ेगा KW बढ़ेगा, पीएच गिरेगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, कई बच्चा ये भूल जाता है। कितने बच्चों को याद था? व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस? ओहो, CH3COH, ये जब टूट कर बनेगा, कैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो और इनऑर्गेनिक। अगर ये एसिड है, ये प्रोटॉन डोनेट किया, ये कॉन्जुगेट बेस होगा। ये कमजोर है तो ये बहुत मजबूत होगा। डन। चलिए ठीक है, आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। डन एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें। चलिए बच्चा लोग, पहले तो साइन। केमिस्ट्री में चीजें बड़ी सिंपल है। जो सिस्टम को गेन होगा पॉजिटिव, जो सिस्टम को लॉस होगा निगेटिव। तो बच्चा लोग, सिस्टम को गेन क्या होगा? इट्स अप्लाइड वर्क डन। एक्चुअली एनर्जी क्या होता है? एनर्जी क्या होता है? Q एंड W। किसी भी सिस्टम में 2 ही तरीके से एनर्जी का फ्लो हो सकता है, आइदर बाय हीट, आइदर बाय वर्क। ओके, जो इसको गेन होगा प्लस, और जो इसे लॉस होगा माइनस। ये रहा फॉर्मूला, कोई डाउट? ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब जैसा जैसा केस आएगा, ये अपना रंग रूप मैथ का बदलते जाएगा। ठीक है, आज मैंने पनीर पराठा आलू मटर खाया। ओके, प्रतीक हमारे पुराने स्टूडेंट है। ठीक है, डन। ये देखो, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, सो dV 0, सो dV 0 तो वर्क डन 0,
और डेल्टा यू इक्वल टू सीधा क्यू होगा। जो भी हीट सप्लाई करोगे सीधा का सीधा, क्योंकि फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये, अब ये 0 हो गया तो इन दोनों के आपस में बराबर हो गया। आइसोबारिक प्रेशर, कोई भी केस हो, प्रेशर को, आप मैथ के अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये बाहर चला गया। अब रिवर्सिबल हो चाहे रिवर्सिबल हो, आपका फेवरेट हो गया, हमेशा वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्योंकि डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, V, इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलिए, इज इट डन। और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड NCPDT, ओके, डन। नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, हाँ, अगर ये केस है तो P कांस्टेंट हो जाएगा ना, ओके, चलिए। अब देखो समय नहीं है कि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूं, वरना आपका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं 2 घंटे की 4 घंटे की क्लास लेता रहूंगा। देखो आइसोथर्मल है तो डेल्टा T 0 होगा, डेल्टा T 0 तो डेल्टा U क्या होता है, NCVDT, यही 0 तो डेल्टा U 0, और ऐसे केस में Q इक्वल टू माइनस W हो जाएगा। ये सब एग्जाम में आपके आ चुका है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये होगा वर्क डन, और अगर इरिवर्सिबल होगा तो ये होगा वर्क डन। एनी प्रॉब्लम, एक बार देख लीजिए, एनी प्रॉब्लम इन दिस, एनी प्रॉब्लम, प्लीज बताइएगा, क्योंकि फिर से फंडामेंटल पे आइए। इरिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल बाहर चला गया और सिर्फ V1 से V2, यानी ये बन गया सिर्फ dV बन गया, ठीक है, इज इट ओके, बहुत इजी है दीपक, डन। और अगर फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन 0, डन, ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस याद रखना, पहले तो कोई बच्चा इन तीनों रिलेशन को मत भूलना, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, फिर इसका TV का रिलेशन और ये रिलेशन, ठीक है, और TP का रिलेशन, तीनों आपके सामने लिखा हुआ है, 1 2 3। और एक चीज याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में अप्लाई होता है, रिवर्सिबल में। यू कैन नॉट दिस एक्सप्रेशन फॉर इरिवर्सिबल, ओके, दिस इज क्लियर ना, एंड दिस इज वर्क डन एक्चुअली, this is the mathematical expression for work done, okay, yes, done, everyone come to this point, इसको याद रख लेना। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, पीवी डायग्राम, वर्क डन। और बच्चा लोग, अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा, याद रखना, जम के आपके आईटी ने क्वेश्चन किया इस पे। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोपी कैलकुलेशन। देखो इंट्रोपी बहुत बड़ी बात है, सिस्टम सराउंडिंग दोनों का आना चाहिए। तो बच्चा लोग, कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला यही होता है हमेशा। अगर मान लो अगर वो सिस्टम आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, सो T1 इक्वल टू T2 बन जाएगा, और ये वाला 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, लाइक सी, ओके। तो बच्चा लोग, आप आइसोथर्मल में देखो, आइसोथर्मल में ये कांस्टेंट log1 क्या हो गया, 0, खत्म हो गया कहानी, सिर्फ ये आ गया। उसी तरह से आइसोबारिक, उसी तरह से आइसोकोरिक, ओके, एडियाबेटिक, ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। हलवा बन गया, साइक्लिक, दीपक, एरिया अंडर द कर्व इज, पीवी डायग्राम इज, वर्क डन। अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव लेंगे, बस ये कहा था, ठीक है, डन। और बच्चा लोग, डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाई टी, ऑलवेज रिमेंबर, माइनस क्यू ऑफ सिस्टम बाई। थर्मोकेमिस्ट्री सर थोड़ा टाइम लगा, हर्षित, मैं एक और भी किसी दिन कर दूंगा, घबराना नहीं। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री में मैं क्या पढ़ाऊं, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, आप समझिएगा, मैं फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं। अब आप फिर पता मुंह में जा रहे हो, इसी का फायदा कोई टीचर ऑनलाइन उठा लेगा, आपको लगेगा चलो मैं समझाता हूं तुरंत। अच्छा, मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री अभी 1 घंटे में समझा दूं, आपके नाम पर ना अत्याचार हो जाएगा, मैं 1 घंटा आपका खा जाऊंगा, ठीक है। आप बचिए इन चीजों से लास्ट मोमेंट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा फास्ट करते हैं। देखो, 0 ऑर्डर का ये मैथमेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर का ये, सेकेंड ऑर्डर का ये, nth ऑर्डर का ये, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैंने दे दिया, ठीक है, सारा का सारा ग्राफ मैंने एक जगह दे दिया है, डन, डन एवरीवन, किसी को कोई तकलीफ? बच्चे लोग जल्दी से 100 लाइक कर दीजिए। गोला एक बार, समय बहुत कम है, मेरा खुद दूसरी क्लास है, तो प्लीज प्लीज थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। और बच्चा लोग, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl 0 ऑर्डर होता है, बाकी कोई मत रटिए, बस ये एक याद रखिएगा, HCl का फॉर्मेशन 0 ऑर्डर होता है, ठीक है।
किसी एक रिएक्टेंट के कंटेक्स्ट में ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव या फ्रैक्शन ही रहेगा। ठीक है, डन। ये सारा का सारा एक्सप्रेशन मैंने दे दिया है। ये है अर्हीनियस इक्वेशन। किसी बच्चे को डाउट इसमें अर्हीनियस में? अरे ये तो हर बच्चे को आता है। ठीक है, दूसरा देखो, ये कौन सा हो गया एक्सोथर्मिक, ये कौन सा हो गया एंडोथर्मिक। ठीक है, देख लीजिए, ये है EAF, ये है EAB, और इन दोनों के गैप को ही क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज वेरी ब्रिलियंट कर्व। ओके, और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन प्लस एनर्जी। देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल है, उसके पास पहले से अपना एक एनर्जी होता है, और रिएक्शन होने के लिए कुछ और चाहिए, तो जो बाहर से दोगे दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड दोनों का सम होता है, ये कई लोग नहीं जानते। गोला, ओके, यस यस यस, ठीक है। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। SRP 2+ Zn, और इसको अपोजिट कर दोगे SOP, और SRP इक्वल टू माइनस ऑफ SOP। एनी डाउट? एनी डाउट? यस गोला। चलिए, तो इस तरह से ये मैंने किया। याद रखना, इनोट सेल जो होगा हमेशा, कुछ मत रटना, एक चीज रखना, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, बाकी सब इसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे? डील डन। चलिए थोड़ा फास्ट आते हैं। ये है नर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये अगर ये इक्वेशन है तो E नॉट माइनस RT बाई NF ln दिस बाई दिस, इसको हमेशा 1 लेते हैं। ठीक है, R की वैल्यू रख दो, T298 रख दो, तो ये वैल्यू ये आ जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस की सारी समस्या क्या है? जब कंपटीशन में एक n आ जाएगा, n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जैसे ये n है। अगर जिंक से जिंक 2+ बन रहा है इक्वल टू 2, और कोई नेट रिएक्शन है, जितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है वो ले लेना। ठीक है, चलिए बच्चा लोग, सारी इलेक्ट्रोलाइसिस की समस्या क्या है? अगर कंपटीशन में एक से ज्यादा कैटायन या एनायन आ गया, तो पहले कौन जाएगा? इसका लड़ाई है सारा। तो जिसका SRP ज्यादा वो जाएगा कैथोड पे पहले, और जिसका SOP ज्यादा वो जाएगा एनोड पे पहले। दैट्स ऑल, वेरी इजी। ओके, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये हो गया फराडे लॉ का फर्स्ट, W इक्वल टू ZIT। ओके, फराडे फर्स्ट लॉ, जम के क्वेश्चन आया है। और ये हो गया फराडे सेकंड लॉ, W1 बाई इक्विवेलेंट वेट 1, W2 बाई इक्विवेलेंट वेट 2। इज इट ओके? क्लियर? चलिए, और ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एनी डाउट? ओके, और ये आपका कोलरॉस लॉ। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर्व ऐसा था, स्ट्रॉन्ग के लिए, और वीक के लिए कर्व ऐसा था। एनी इशू बच्चा लोग? मैं ज्यादा क्या भाषण दो इस पे। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। मान लो इसका निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, तो Cl कैंसिल हो जाएगा, और Na कैंसिल हो जाएगा, तो CH3COH का यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। अल्फा क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट सम पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग। ओके, एंड आते हैं आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इक्वल टू ICRT। क्या होता है? पाई इक्वल टू ICRT। ओके, डन एवरीवन? डन। और ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिया है। पाई इक्वल टू CRT, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो ICRT। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोनिक क्या होता है? जब दोनों का प्रेशर इक्वल हो, आइसो मतलब बराबर। हाइपर क्या होता है? जब पहले का दूसरे से ज्यादा हो, तो पहला सॉल्यूशन हाइपर है, दूसरा क्या है? हाइपर। डन, वेरी इजी। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको आते ही है। I इक्वल टू, है ना, वन टॉप फैक्टर। किसी को डाउट है इन चीजों में? मैंने सारा लिख दिया भाई साहब, सारा। जरा सा मैं एक्सप्लेनेशन में और डीप करूं, 1 घंटा पड़ जाएगा। डन, चलिए। सो ये हो गया पाई इक्वल टू ICRT। ओके, ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS बाई P0 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बट ये हमेशा यूज मत करना, ये यूज करना, P0 माइनस PS बाई P0 बाई N, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं। ओके, अप्रोक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू। एनसीईआरटी ने इसको क्या किया है, कुछ ऐसे लिख दिया है। अब बगल में लिख दिया है जब ये बहुत कम होगा कैपिटल N से, तो इसके चक्कर में मत फंसना, ये इस्तेमाल करना। एंड दीज आर द फॉर्मूलाज। एनी डाउट? मुझे नहीं लगता क्लास के किसी बच्चे को इन सेक्शंस में डाउट हो सकता है। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी इक्वल टू IKBM, और ये KB आपको पता है ना, KB और KF किसका होता है? सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है।
तो TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लैटिट्यूड ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये इस तरीके से सारा आपको फॉर्मूला मैंने एक साथ दे दिया। कैसा लग रहा है? सही है ये? और सेम मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, ठीक है। और ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई दो सॉल्यूशन मिलके, दो कंपोनेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाएगा तो दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑलमोस्ट सेम रहे। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो जब दोनों का रिएक्टेंट का एनर्जी एक हो गया तो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? जीरो। वॉल्यूम भी क्या हो गया? जीरो। और किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जनरली क्या होगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। ये रहा एग्जांपल, किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये रहा पॉजिटिव डेविएशन, ये रहा नेगेटिव। ओके, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव। अब 2 लीटर प्लस 2 लीटर 4 लीटर नहीं, 4 लीटर से थोड़ा ज्यादा होगा। ये केमिस्ट्री है और ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, लाइक दैट। एनी इशू?